बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आज हम कल हमने जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था अभी वो मैंने अपलोड कर दिया यूट्यूब पे। तो वो था टाइप्स ऑफ रिसर्च में रिसर्च बाय पर्पस। तो आज हम जिस पे डिस्कस करने वाले हैं वो है रिसर्च बाय मेथड। ये भी टाइप है रिसर्च की। रिसर्च की बुनियादी तौर पे एजुकेशनल रिसर्च की दो टाइप्स होती हैं। एक रिसर्च बाय पर्पस होता है जिसका लेक्चर 19 था, और आज हम बात करने वाले हैं रिसर्च बाय मेथड पे। ये 20 लेक्चर है। तो इसमें सबसे पहले तो हम टाइप्स ऑफ रिसर्च बाय मेथड देखेंगे। हिस्टोरिकल रिसर्च है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, कोरिलेशनल रिसर्च है, कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च है, और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। तो इसमें जब हम सबसे पहले बात करते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च की, तो historical research is the application of scientific method to the description and analysis of past events। जैसा कि इसके नाम से आपको लग रहा है कि हिस्टोरिकल रिसर्च बुनियादी तौर पे प्रीवियस इवेंट्स के बारे में एक डिस्क्रिप्शन और एनालिसिस होता है। प्रीवियस इवेंट्स जो पहले हो चुके हैं, सदियों पहले हो चुके हैं, पास्ट फ्यू डेकेड्स में हो चुके हैं, तो उसे हम कहते हैं कि दिस इज हिस्टोरिकल रिसर्च। तो इसमें जो इवेंट्स होते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च में, उनको लॉजिकली सीक्वेंस के साथ डिस्क्राइब किया जाता है। और आगे है कि रिसर्चर केयरफुली ऑब्जर्व एंड इन्फर डाटा फ्रॉम द पास्ट इवेंट्स। तो पास्ट इवेंट्स में से डाटा जो है वो इन्फर किया जाता है और ऑब्जर्व किया जाता है। ये ज़्यादातर जो हिस्टोरिकल रिसर्च है ये क्वालिटेटिव नेचर की होती है। तो इसमें डॉक्यूमेंट एनालिसिस वगैरह होता है, पास्ट इवेंट्स के बारे में लोगों के इंटरव्यूज होते हैं, लेटर्स जो होते हैं लोगों के लिखे हुए उनको एनालिसिस किया जाता है, और कुछ न्यूज़पेपर्स होते हैं इवेंट्स उनके बारे में देखा जाता है। हैव इम्प्लीमेंटेशन फॉर द प्रेजेंट, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो होती है प्रेजेंट में भी होती है और फ्यूचर में भी देखा जा सकता है कि परसीव किया जा सकता है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स, तो फ्यूचर में व्हाट विल हैपन्स टू एवेलुएट द हिस्टोरिकल इवेंट्स इन टर्म्स ऑफ सर्टन क्राइटेरिया। अब ये जो एवेलुएशन की जाती है पास्ट इवेंट्स की, तो इसके भी कुछ सर्टन क्राइटेरियाज होते हैं। ऐसे नहीं है कि एक बंदा उठता है और चीज़ों के बारे में वो रिसर्च करने लग जाता है। ऐसे नहीं होता है, इसका कोई सर्टन क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया के तहत इन चीज़ों को देखा जाता है। और वो क्राइटेरिया या उसके स्टेप्स कौन से हैं? नंबर 1 है डिफाइन प्रॉब्लम। जैसे सारी रिसर्चेज में हम देख चुके हैं कि प्रॉब्लम को सबसे पहले डिफाइन किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। तो डिफाइन प्रॉब्लम्स में क्या चीज़ आती है हमारे पास? डिफाइन प्रॉब्लम्स में आता है कि हमने कौन सी ऐसा इवेंट है जिसको हमने डिस्क्राइब करना है, और वो इवेंट जो है उसमें कितनी एक्यूरेसी है, कितनी ऑर्गेनाइजेशन है, कितनी क्लैरिटी है। और तीसरी जो अहम बात इसमें होती है कि अमूमन उसके बारे में अमूमन हम जो बात करते हैं पास्ट इवेंट्स के बारे में, तो हमारे पास कोई सफिशिएंट डाटा नहीं होता, इनसफिशिएंट डाटा होता है जिसको हम देखना चाह रहे होते हैं। और हमारे पास जब हम प्रॉब्लम को डिफाइन कर लेते हैं, तो प्रॉब्लम को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, हमने देख लिया कि पास्ट इवेंट में से एक ऐसा इवेंट है कि जिसके बारे में कोई खातिर खा हमारे पास डाटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि हम उसको करें ताकि लोगों के लिए एक मटेरियल क्रिएट कर सके उस इवेंट के बारे में। जैसे आपने देखा होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ है, तो लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के रेलिवेंट बहुत सारा मटेरियल जो है वो लिखा है। हर एक बंदा जो है वो अपने तौर पे ट्राई करता है कि मैं कोई ऐसा न्यू इवेंट इसमें लिखूं कि जो पिछले किसी राइटर ने ना लिखा हो। तो किताब में जो है इतनी ज़्यादा बुक्स लिखी जा चुकी हैं, इतनी ज़्यादा लाइब्रेरीज पढ़ी हैं, थीसिस लिखे जा चुके हैं, रिसर्च आर्टिकल लिखे जा चुके हैं। तो क्योंकि इम्पॉर्टेंट इवेंट है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से बढ़ के तो इस्लाम में कोई, इवन पूरी दुनिया में कोई ऐसा रिलीजन नहीं है कि जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के बारे में ना लिखा हो। तो एक्सक्यूज मी। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है कि कलेक्ट सोर्स मटेरियल। तो हमारे पास हमने जो मटेरियल इकट्ठा करना होता है, जो मटेरियल हमने कलेक्ट करना होता है, उसका सोर्स हमारे पास क्या है? इसमें एक प्राइमरी सोर्स है और एक सेकेंडरी सोर्स है। अब प्राइमरी सोर्स क्या है?
प्राइमरी सोर्स बुनियादी तौर पे वो होता है कि जिस बंदे ने अपनी आंखों से कोई इवेंट देखा हो और उसने आपसे बयान किया हो, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सोर्स। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि प्राइमरी सोर्स में किसी ने कोई इवेंट अपनी आंखों से देखो, आई विटनेस हो वो उस इवेंट का, और आई विटनेस और उसने आपके सामने डिस्क्राइब किया और आपने उसे राइट कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सोर्स। और दूसरा होता है सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स ये होता है कि किसी बंदे ने किसी से सुन के कोई बात लिखी है, तो दैट इज सेकेंडरी सोर्स। अब जो ये दो सोर्सेज हैं, ये दुनिया में चलते हैं। प्राइमरी सोर्स जो है अमूमन ये बहुत कम मिलता है हमें। यानी अगर हम 1947 के इवेंट्स के बारे में कोई बात करना चाहते हैं तो हमारे पास प्राइमरी डाटा बहुत कम अवेलेबल होगा, सेकेंडरी डाटा हमारे पास ज़्यादा अवेलेबल होगा। अब जब हम सेकेंडरी डाटा को पे जाएंगे तो हम इस पे देखेंगे कि इस प्राइमरी सेकेंडरी डाटा जो है, इस डाटा की ओरिजिनलिटी कितनी है, इसकी जेन्युइननेस कितनी है। जब हम उस डाटा की जेन्युइननेस और ओरिजिनलिटी के बारे में देखते हैं तो दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। और जब हम देखते हैं कि ये कितना एक्यूरेट है, कितना मटेरियल एक्यूरेसी जब उसमें आती है, तो दैट इज कॉल्ड इंटरनल क्रिटिसिज्म। अब ये दोनों चीजें जो हैं, ये रिसर्चर अपने तौर पे करता है। और वो क्यों करता है? क्योंकि वो उस सोर्स को जिसके जरिए उसने मटेरियल कलेक्ट किया है, उन सोर्सेज को वो वैलिडेट कर रहा होता है। तो वैलिडेशन में उसको इंटरनल और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म जो है उसका सामना करना पड़ता है। और जब ये चीजें हमारे पास डाटा होता है तो यहाँ से हम हाइपोथेसिस या रिसर्च क्वेश्चन जनरेट करते हैं। क्योंकि हिस्टोरिकल रिसर्च है, तो हिस्टोरिकल रिसर्च में जब हम डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, हम रिव्यू कर रहे होते हैं चीज़ों का, तो वहाँ से हमारा जो हाइपोथेसिस है वो जनरेट होता है। और उसके बाद जब हमारा हाइपोथेसिस जनरेट होता है तो उससे हमारे पास ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका है डाटा, तो हम फिर उसकी रिपोर्ट और इंटरप्रेट करते हैं, उसकी फाइंडिंग्स को रिपोर्ट करते हैं और उनको इंटरप्रेट करते हैं। अब हम आ जाते हैं प्राइमरी डाटाबेस को बारे में। पहले मैंने वैसे बता दिया आपको कि वन प्रिपेयर्ड बाय एन इंडिविजुअल हु वाज पार्टिसिपेंट इन और डायरेक्ट विटनेस टू द इवेंट बीइंग डिस्क्राइब्ड। यही बात मैंने की है कि प्राइमरी डाटा में वो चीज़ें, वो लोग शामिल होते हैं, इंडिविजुअल शामिल होते हैं जिन्होंने अपनी आंखों से कोई चीज़ देखी है, जैसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, कायदे आज़म के हाथ से लिखी हुई कोई बात। फिर रैलिक्स, हमारे पास पुराने के अखबार जो हैं वो पड़े होते हैं, पुराने चीज़ें पड़ी होती हैं। फिर रिमेन्स, जो बाकियात रह जाती हैं। फिर आर्टिफैक्ट्स होते हैं, आई और एयर विटनेस होते हैं। ये सारा हमारा प्राइमरी डाटा होता है। उसके बाद हमारे पास सेकेंडरी डाटा होता है, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय एन इंडिविजुअल हु वाज नॉट अ डायरेक्ट विटनेस टू एन इवेंट बट हु ऑब्टेन्ड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट फ्रॉम समवन एल्स। यानी किसी ने उसके सामने बयान कर दिया, वो डायरेक्ट विटनेस नहीं है। जैसे टेक्स्ट बुक्स हैं, इंसाइक्लोपीडियाज हैं, न्यूज़पेपर हैं, पीरियोडिकल्स हैं, रिव्यू ऑफ रिसर्च एंड अदर रेफरेंसेज हैं। तो ये सारे सेकेंडरी डाटा में आते हैं। तो उसके बाद आ जाता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हमारे करंट इवेंट्स के बारे में होती है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिस्क्राइब द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ पीपल, एटीट्यूड एंड प्रोग्रेस। इट इज यूज्ड टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द करंट स्टेटस ऑफ अ फिनोमिना। यानी फिनोमिना का जो करंट स्टेटस है उसके बारे में इसको व्यू किया जाता है। और इसकी जो टाइप्स हैं, इनमें एक्स पोस्ट फैक्टो, जिसे हम कादल कंपैरेटिव रिसर्च भी कहते हैं। उसके बाद केस स्टडीज होती हैं, कोरिलेशनल स्टडीज हैं, डेवलपमेंटल स्टडीज हैं, सर्वे स्टडीज हैं, फॉलोअप स्टडीज हैं एंड सोशियोमेट्रिक स्टडीज हैं। तो हम वन बाय वन इनको आगे जाके डिस्क्राइब करते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास सर्वे रिसर्च है। सर्वे रिसर्च इज द कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम मेंबर्स ऑफ ए पॉपुलेशन टू डिटरमिन द करंट स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर वेरिएबल्स। अब जो सर्वे रिसर्च है ये करंट स्टेटस के बारे में, जैसे आजकल के हमारे पॉलिटिकल सीन है, पॉलिटिकल सिचुएशन है, तो इसके बारे में किसी ने कोई रिसर्च कंडक्ट कर ली, दैट वुड बी कॉल्ड सर्वे रिसर्च। ये करंट स्टेटस बताएगी कि क्या हो रहा है इस वक्त और लोगों का ट्रेंड क्या है, माइंडसेट क्या है। उसके बाद इसकी टाइप्स हैं, इसमें क्रॉस सेक्शनल है और लॉन्गिट्यूडनल है। क्रॉस सेक्शनल में क्या होता है कि आप किसी एक इवेंट के बारे में देखना चाहते हैं, तो उस फॉर एग्जांपल एक बच्चा है और उस बच्चे को हमने उसके मेंटल डेवलपमेंट को हमने ऑब्जर्व करना है, तो होना तो ये चाहिए ना कि हम फर्स्ट से 1 से 10th तक उसे ऑब्जर्व करें। तो इसके लिए हमें 10 ईयर्स चाहिए। तो 10 ईयर तो हम वेट नहीं कर सकते, तो फिर हम क्या करते हैं कि उसी कैलिबर के बच्चे जो हैं उनमें हम 1 से लेके 10 तक 10 बच्चे जो हैं उनको सेलेक्ट कर लेते हैं और उनसे हम सर्वे करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं दैट वुड बी कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल सर्वे। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल सर्वे है। इसमें इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड एट डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम इन ऑर्डर टू स्टडी चेंज ओवर टाइम।
यानी डिफरेंट टाइम्स में एक ही पर्सन को जब हम स्टडी करते हैं तो दैट विल बी कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल सर्वे। उसके बाद हमारे पास केस स्टडी है। केस स्टडी इज द सिंगल इंडिविजुअल फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, यानी किसी आप सिंगल इंडिविजुअल को, सिंगल फिनोमिना को, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा है तो इस पे आप केस स्टडी कर सकते हैं, या आप कोई इंडिविजुअल्स है जैसे हमारे पहले वाइस चांसलर साहब रहे हैं, या कोई भी एक प्रोमिनेंट इंडिविजुअल है तो उसके बारे में आप अगर कोई भी डिस्कस करेंगे या रिसर्च करेंगे, दैट वुड बी कॉल्ड केस स्टडी। इन डेप्थ डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इंडिविजुअल कंडीशन आर रिस्पॉन्सिव टू द ट्रीटमेंट, यानी इन डेप्थ स्टडी होती है किसी एक फिनोमिना के बारे में या इंडिविजुअल के बारे में। Case study research involves assessment but not manipulation of variety of variables that potentially contribute to the person's current situation। यानी इसमें असेसमेंट होती है, मैनिपुलेशन, रिसर्चर मैनिपुलेट नहीं कर सकता अपनी तरफ से कुछ, बल्कि क्या करता है कि वो सिर्फ असेसमेंट करता है मुख्तलिफ वेरिएबल्स की, और फिर देखता है कि इन वेरिएबल्स ने करंट सिचुएशन में कितना रोल प्ले किया है। केस स्टडी रिसर्च आल्सो मे बी कंडक्टेड थ्रू यूज ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम। तो केस स्टडी क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों में हो सकती है, क्वालिटेटिव में भी हो सकती है और क्वांटिटेटिव में भी हो सकती है। Case studies that are qualitative in nature are, however, useful in applying solution to the current problem based on past problem solving experiences। तो केस स्टडी जो है वो क्वालिटेटिव होती है नेचर में, हाउएवर, तो इसमें क्या होता है कि करंट प्रॉब्लम को पास्ट प्रॉब्लम की बुनियाद पे हम सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि इसको क्वांटिफाई भी किया जा सकता है। Also, case studies are useful in understanding certain phenomena and generating further theories for empirical testing। तो केस स्टडी जो है ये एक सर्टन फिनोमेना भी इससे जनरेट होता है, और फ्यूचर में जो थ्योरीज हैं वो भी इससे जनरेट हो रही होती हैं। फिर हमारे पास फॉलोअप स्टडी है। फॉलोअप स्टडी में टू एवेलुएट द वर्थ एंड वैल्यू ऑफ द प्रोग्राम के, फॉर एग्जांपल कि कोई एक प्रोग्राम हमने लॉन्च किया और 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरे, तो फिर हमने फॉलोअप ली कि क्या हमारा वो जो प्रोग्राम है उसकी कितनी वर्थ है, उसकी कितनी वैल्यू है, और वो प्रोग्राम जारी रहना चाहिए जो उसमें चेंज करनी चाहिए। इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ कि जैसे इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम है न्यू एजुकेटर्स के लिए स्कूलों में, तो इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम पे भी आप फॉलोअप स्टडी करवा सकते हैं कि जब बंदा इंडक्ट होता है, 1 माह की वो ट्रेनिंग देते हैं स्कूल के बारे में, टीचिंग मेथडोलॉजी के बारे में, या मुख्तलिफ वर्किंग कंडीशन के बारे में, तो हम फॉलोअप स्टडी में देख सकते हैं कि जो लोग वो ट्रेनिंग करके 2 साल, 3 साल, 4 साल उन्होंने स्कूल में काम कर लिया है, कि क्या उस ट्रेनिंग का उन पे कोई इम्पैक्ट हुआ है कि नहीं हुआ। फिर सोशियोमेट्रिक स्टडी है। सोशियोमेट्रिक स्टडी यूज टू इन्वेस्टिगेट द, इसमें सोशल रिलेशनशिप, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप सोसाइटी के अंदर हम देखते हैं कि किसी भी लेवल पे जो इंटरपर्सनल और सोशल रिलेशन होते हैं उनको इसमें देखा जाता है। कादल कंपैरेटिव, इसके बाद जो अगली स्टेज हमारी होती है दैट इज कॉल्ड काजल कंपैरेटिव, इसे एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च भी बोलते हैं। इसमें हम काज और इफेक्ट के रिलेशनशिप को देखते हैं कि अटेम्प्ट टू डिटरमिन द काज और रीजन फॉर एग्जिस्टिंग डिफरेंसेस इन द बिहेवियर और स्टेटस ऑफ ए ग्रुप। इसकी अमूमन मैं क्लासेस में मिसाल ऐसे देता हूँ कि एक बच्चा है वो 70% मैट्रिक में उसके नंबर लिए, और उसके बाद इंटर में उसके 75% नंबर हुए, और ग्रेजुएशन में उसके 45% नंबर आए। तो एक सर्टन क्या ऐसी सिचुएशन है कि एक बच्चा 75 से एट वंस जो है वो 45 पे आ गया, तो क्या इस डिफरेंस की रीजन क्या है, ये जो उसके बिहेवियर में चेंज आई इसकी रीजन क्या है। तो इसे हम काजल कंपैरेटिव रिसर्च बोलते हैं। मोस्टली यूज्ड इन सोशल सेटिंग, स्टार्टिंग विद इफेक्ट एंड सीकिंग द पॉसिबल काज। यानी इफेक्ट तो हुआ ना कि उसने 45% नंबर ले लिए, अब उस 45% लोएस्ट नंबर आने की रीजन क्या थी ये हमने देखना होता है। इन्वेस्टिगेट द काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बता दिया मैंने आपको। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन दिस रिसर्च कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड एंड शुड नॉट बी। इसमें कोई इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होता, दो वेरिएबल के दरमियान जस्ट हम काज और इफेक्ट को देख रहे होते हैं। आइडेंटिफाई रिलेशनशिप अमंग द काज एंड इफेक्ट इज नॉट टेंटेटिव, इज टेंटेटिव नॉट एब्सोल्यूट। तो इसमें जो भी हम रिजल्ट्स निकालते हैं वो एब्सोल्यूट नहीं होता बल्कि टेंटेटिव होता है। कोरिलेशनल रिसर्च आ जाती है। कोरिलेशनल रिसर्च मीन्स के दो वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप। तो डिटरमिन द रिलेशनशिप ऑफ टू फिनोमिना, दो फिनोमिना के दरमियान रिलेशनशिप को डिटरमिन करता है। मेजर द डिग्री और लेवल ऑफ बोथ एग्जिस्टिंग वेरिएबल्स, दोनों वेरिएबल्स के दरमियान मेजर करता है कि किस हद तक रिलेशनशिप पाया जाता है, और इससे फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्शन की जा सकती है।
द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप इज एक्सप्रेस थ्रू कोरिलेशनल कोएफिशिएंट। इसमें रिलेशनल कोएफिशिएंट के जरिए जो है वो रिलेशनशिप डिटरमिन किया जाता है। अगर +1 के करीब +1 और -1 के करीब जो होता है तो वो एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, इधर वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। इफ द वेरिएबल इज नॉट रिलेटेड विद ईच अदर द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज नियर 0 अगर रिलेशनशिप नहीं पाया जाता तो कोएफिशिएंट जो है वो 0 होता है। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, इसके बारे में कहा जाता है कि एजुकेशन में सबसे अथेंटिक रिसर्च होती है और इसमें रैंडमाइज्ड असाइनमेंट्स इस्तेमाल होती हैं, मीन रैंडम सैम्पलिंग यूज होती है। इट इज मोस्ट रिलायबल एंड अथेंटिक, कंडक्ट इन रियल सिचुएशन एंड रिलेटेड टू एक्चुअल प्रॉब्लम। तो एक्चुअल प्रॉब्लम और रियल सिचुएशन में ये कंडक्ट की जाती है। द पार्टिसिपेंट्स ऑफ दिस रिसर्च डिवाइडेड, इसमें 2 ग्रुप्स बनाए जाते हैं, एक कंट्रोल ग्रुप होता है और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। जो कंट्रोल ग्रुप होता है उसमें रिसर्चर जो है वो ट्रीटमेंट नहीं देता या मैनिपुलेशन नहीं देता, और जो कंट्रोल एक्सपेरिमेंटल होता है उसमें रिसर्चर की वो मैनिपुलेट करता है या ट्रीटमेंट देता है। इन दिस रिसर्च लुक एट द इफेक्ट ऑफ एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन मैनी अदर डिपेंडेंट, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट जो है बहुत सारे डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखा जाता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ट्रीटमेंट वेरिएबल का नाम दिया जाता है और डिपेंडेंट वेरिएबल को आउटकम वेरिएबल का नाम दिया जाता है। तो इसके बाद हमारा लेक्चर जो है वो एंड होता है। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में, मैंने एक टॉक किया, आपसे बात की है, तो आप काइंडली ज़रूर उसके बारे में मुझे आगाह कीजिएगा इनबॉक्स में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।